बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑर्थोपेडिक्स लेक्चर नंबर 5। अच्छा, ऑर्थोपेडिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे स्पॉन्डिलोलाइसिस। स्पॉन्डिलोलाइसिस स्पॉन्डिलो का मतलब है स्पाइन और लाइसिस का मतलब है ब्रेक। तो डिपेक्ट और क्रैक इन द फार्स एंटर आर्टिकुलेरस। अगर वर्टिब्री की फार्स इंटर आर्टिकुलरस पार्ट में कोई क्रैक आ जाए या ब्रेक आ जाए तो इसको कहते हैं स्पॉन्डिलोलाइसिस। अब इसके हमें किस तरह पता चलेगा कि ये स्पॉन्डिलोलाइसिस है? तो एक्सरेस अगर हम नॉर्मली एक्सरेस करें, इसमें पहले बात तो ये लिख लें, मोस्ट कॉमन L5 वर्टिब्री। नॉर्मल वर्टिब्री जब हम एक्सरेस करें तो इस पे इस तरह नजर आएगी। ये है स्कॉट फिश डॉग। तो ये वर्टिब्री नजर आएगी नॉर्मल एक्सरेस पे ही इस तरह नजर आएगी। इसको कहते हैं स्कॉट स्कॉटिश डॉग। स्कॉटिश डॉग। अब अगर एक्सरेस पे हम देखें और इसकी इस डॉग स्कॉटिश डॉग की नेक पे इस तरह क्रैक है या ब्रेक है तो इसको कंडीशन को कहते हैं स्पॉन्डिलोलाइसिस। नॉर्मल कंडीशन में क्या होते हैं स्कॉटिश डॉग? ये नॉर्मल अपीयरेंस है, नॉर्मल अपीयरेंस। अब इसमें क्या होगी? कॉलर। अब ये इस तरह क्रैक नजर आएगी या कॉलर ऑन द स्कॉटिश डॉग ऑन एक्सरेस कॉलर ऑन द स्कॉटिश डॉग। ठीक है। अच्छा, या ब्रिक इन द neck of the dog, break in the neck of Scottish dog, या crack in the neck of dog। तो ये रिप्रेजेंट कर देता है स्पॉन्डिलोलाइसिस। और स्पॉन्डिलोलेस्थेसिस क्या है? स्पॉन्डिलोलेस्थेसिस। अब स्पॉन्डिलोलेस्थेसिस का मतलब है, स्पॉन्डिलो का मतलब है स्पाइन, स्पॉन्डिलो का मतलब है स्पाइन, लेस्थेसिस का मतलब है स्लिप। अब स्लिप अप वन वर्टिब्री अबव वर्टिब्री टू द बिलो वर्टिब्री, इसको स्पॉन्डिलोलिसिस कहते हैं। स्लिप अप वन वर्टिब्री टू द अनदर, तो इसको कहते हैं स्लिप ऑफ वन वर्टिब्री टू अनदर। ठीक है। अच्छा, लोअर लिम्ब ट्रॉमा, तो ये वर्टिब्री के बारे में था। लोअर लिम्ब ट्रॉमा, पहले तो ट्रेंडलबर्ग टेस्ट क्या है? ट्रेंडलबर्ग टेस्ट ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेंडलबर्ग बर्ग टेस्ट, ये
ट्रेंडेनबर्ग टेस्ट कराया जा सकता है किस चीज़ के लिए? टू चेक द वीकनेस ऑफ to check the weakness of abductor muscle of hip. अब एबडक्टर मसल ऑफ हिप या पेल्विक की कौन सी है? पेल्विक की एबडक्टर मसल कौन कौन सी है? ग्लूटियस ग्लूटिया ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। ये पेल्विक बोन को एबडक्ट कराता है। अब ये दोनों नर्व इनर्वेशन इसकी क्या है? तो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व। अगर ये दोनों वेसल में मसला है तो फिर ट्रेडेनबर्ग पॉजिटिव होगी। ट्रेडेनबर्ग किस तरह कराया जाता है? आस्क द पेशेंट टू लिफ्ट द leg and stand on another leg। पेशेंट को बताए कि एक लेग को ऊपर कर दे फ्रॉम द ग्राउंड और दूसरे लेग्स पे खड़ा हो जाए। तो इसकी वजह से क्या होगी? ए नॉर्मल कंडीशन ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस, ये पेल्विक बेन को उसकी जो ये क्या कराता है? लेवल को मेंटेन रखता है। तो फिर हमारे पास क्या होगी? इन दोनों मसल का क्या काम क्या है? स्टेबलाइज the pelvic during lifting the leg। अब इसमें अगर ये वेसल कमज़ोर है तो फिर हमारे पास दो कंडीशन होगी। पेल्विक लेवल स्टे एट नॉर्मल पोजीशन, पेल्विक ठीक होगी, या पेल्विक ड्रॉप on the side of lifted leg। Ask the patient to lift the legs and stand on another leg and see the pelvic from the back, अब अगर पेल्विक ड्रॉप है एक तरफ जिस साइड पे, ये अगर लेफ्ट लेग्स उसने ऊपर कर दिया है और लेफ्ट साइड पे पेल्विक ड्रॉप है, तो इसका मतलब है राइट साइड की ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस मसल कमज़ोर है। तो इसको कहते हैं ट्रेडेनबर्ग साइन, ट्रेडेनबर्ग टेस्ट पॉजिटिव। तो ये क्या शो करता है? ट्रेडेनबर्ग पॉजिटिव। अब अगर मिसाल के तौर पर ये लेफ्ट लेग्स उसने लेफ्ट किया है, इफ लेफ्ट लेग लेफ्ट एंड लेफ्ट एंड ड्रॉप ऑफ पेल्विक, तो फिर क्या होगी? राइट ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस वीक। ठीक है, सिंपल। आस्क द पेशेंट टू
लिफ्ट द लेग। अगर उसने लिफ्ट, अगर आपने चेक करना है राइट साइड की ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल को, तो पेशेंट को बताए कि लेफ्ट लेग्स को ऊपर कर दे। अब अगर वो लेफ्ट लेग्स को ऊपर करे तो नॉर्मल कंडीशन में पेल्विक जो है, पेल्विक बोन वो अपने लेवल पे ही होते हैं। ये दोनों मसल इसको अपने जगह पे रखती है। राइट ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस, ये लेफ्ट वाले को पेल्विक को अपने पोजीशन पे रखते हैं और लेफ्ट वाले राइट को। तो अब अगर उसने लेफ्ट लेग को ऊपर किया है और लेफ्ट साइड पे, आप बैक साइड से उसको देखे ऑब्जर्व करे, अगर पेल्विक ड्रॉप है उस साइड पे, इस साइड पे पेल्विक ड्रॉप है तो मसला राइट साइड की ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस की मसला होगी, तो ये ट्रेडेनबर्ग पॉजिटिव है। अच्छा, ये तो इन मसल की वजह मसला भी हो सकती है या सुपीरियर ग्लूटियर नर्व की इंजरी हो सकती है। इसके बाद है हिप डिसलोकेशन। हिप जो पीमर ऑफ द हेड एंड पेल्विक की जो एसिटाबुलम है, वो क्यूविटी है, उसको एसिटाबुलम कहते हैं, तो वो हिप जॉइंट बनाते हैं। तो अब हिप डिसलोकेशन क्या है? हिप डिसलोकेशन, ये अगर पेल्विक है तो पेल्विक में हमारे पास क्या है, इस तरह क्यूविटी है। इस क्यूविटी का नाम क्या है? एसिटाबुलम। और इसमें है पीमर ऑफ द अब ये फीमर हेड है, फीमर हेड, और जिस क्यूविटी में ये है तो इसको कहते हैं एसिटाबुलम। फीमर हेड कम आउट फ्रॉम द एसिटाबुलम, तो इस कंडीशन को कहते हैं हिप डिसलोकेशन। तो इसमें क्या होते हैं? फीमर हेड कम आउट फ्रॉम द एसिटाबुलम, फीमर हेड come out from the acetabulum। अब ये हिप डिसलोकेशन हमारे पास 3 टाइप की है। द मोस्ट कॉमन वन इज पोस्टीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर डिसलोकेशन, इसमें लिख ले मोस्ट कॉमन। दूसरा है इंटीरियर डिसलोकेशन, और द रियर वन इज सेंट्रल डिसलोकेशन, सेंट्रल डिसलोकेशन। पोस्टीरियर डिसलोकेशन, अगर फीमर की हेड को हम देखें वो पोस्टीरियर की तरफ है तो पोस्टीरियर डिसलोकेशन, इंटीरियर की तरफ है तो इंटीरियर डिसलोकेशन। हम डिस्टल फ्रेगमेंट को देखेंगे ना। तो अब पोस्टीरियर डिसलोकेशन की एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट किस तरह होगी? एटीट्यूड एडक्शन या एबडक्शन, मतलब अगर ये फीमर की हेड बैक की तरफ जाए पोस्टीरियर की तरफ तो ये इस तरह होगी, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। एडक्शन होगी, एडक्शन प्लस ये बैक की तरफ जाए तो एडक्शन इंटरनल रोटेशन होगी। ट्राई कर, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन। इंटीरियर की तरफ जब ये फीमर की हेड इंटीरियर की तरफ आ जाए तो फिर क्या होगी? एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन। तो एबडक्शन प्लस एक्सटर्नल रोटेशन, इसमें क्या होगी? न्यूट्रल या एबडक्टेड, एडक्शन, न्यूट्रल या एडक्टेड। अब पोस्टीरियर डिसलोकेशन में हमारे पास एडक्शन होगी, इंटरनल रोटेशन होगी। इसमें की जो लिम्स लेंथ को अगर हम देखें, लिम्ब लेंथ, तो एडक्शन पोस्टीरियर की तरफ जब ये जाए तो लिम्ब की लेंथ शॉर्ट होगी या लॉन्ग? शॉर्टनिंग, शॉर्टनिंग, और इसकी लेंथनिंग या लॉन्ग।
तो लिंक, और इसमें एडक्टेड है तो एडक्टेड भी पोस्टीरियर सेंट्रल, तो इसमें भी शॉर्ट आर्म। ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे फीमोरल हेड की पाल्पेशन को, कि फीमोरल हेड हम कहाँ पे पाल्पेट कर सकते हैं। तो फीमोरल हेड पाल्पेशन, फीमोरल हेड पाल्पेशन, अगर हम फीमोरस की हेड को मालूम करते हैं कि कहाँ पे है, तो पोस्टीरियर डिस्लोकेशन में कहाँ पे होगी, ग्लूटियल रीजन। ग्लूटियल रीजन इस साइड को कहते हैं, ये ग्रोन एरिया है फ्रंट साइड पे, तो ये हमारे पास पोस्टीरियर डिस्लोकेट है तो ग्लूटियल रीजन में होगी, ग्लूटियल रीजन। और फ्रंट साइड पे द लोअर लिम्ब एब्डामेन को सेपरेट कर देते हैं, ये ग्रोन एरिया है, तो ये कहाँ पे होगी, ग्रोन एरिया में। और ये हम पाल्पेट कर सकते हैं पर रेक्टल एग्जामिनेशन, सेंट्रल पे है तो पर रेक्टल एग्जामिनेशन, ये रियर है। मोस्ट कॉमन इज पोस्टीरियर डिस्लोकेशन। पॉसिबल इंजरी इसमें कौन कौन सी हो सकते हैं, पॉसिबल इंजरी, अगर ये पोस्टीरियर की तरफ डिस्लोकेट हो जाए तो ये सियाटिक नर्व को डैमेज कर सकता है, तो सियाटिक नर्व इंजरी, सियाटिक नर्व इंजरी, तो फिर क्या होगी, सियाटिक नर्व जब इंजर हो जाए तो फुट ड्रॉप। ठीक है। ग्रोन एरिया में एंटीरियर, ये फीमोरल वेसल को डैमेज कर सकता है, तो फीमोरल वेसल डैमेज। अब और सेंट्रल में हमारे पास क्या होगी, यूरेथ्रा को डैमेज हो सकता है और ब्लेडर को, तो यूरेथ्रा डैमेज हो सकती है और ब्लेडर को। इसकी डिस्लोकेशन से हमारे पास, अगर हिप की डिस्लोकेशन हो जाए तो इसकी डिस्लोकेशन की वजह से सियाटिक नर्व इंजर हो सकता है, फीमोरल वेसल डैमेज हो सकता है, यूरेथ्रा या ब्लेडर डैमेज हो सकता है। अच्छा, पोस्टीरियर डिस्लोकेशन के लिए जो साइन है, हमें किस तरह पता चलेगा कि पोस्टीरियर डिस्लोकेशन है, तो वास्कुलर साइन ऑफ नेरेथ, वास्कुलर साइन ऑफ नेरेथ, अब देखो नॉर्मल कंडीशन में लेट सपोज ये फेमोरल बोन है और इसके फीमोरल बोन के ऊपर क्या है, फीमोरल आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी है, और हम इस पे हाथ रखें तो फिर इसकी पाल्पेशन हम कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर ये डिसलोकेट हो जाए, अब यहाँ से उसकी, ये नॉर्मल है लेकिन अब बोन क्या है, डिसलोकेट है, तो अब ये भी नीचे जाएगी, तो हम ये पाल्पेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो द पाल्पेशन ऑफ द फीमोरल आर्टरी विल बी लॉस, तो इस कंडीशन को कहते हैं वास्कुलर साइन ऑफ नेरेथ। तो वास्कुलर ऑफ साइन ऑफ नेरेथ इस कंडीशन में क्या होगी, पॉजिटिव। नहीं समझते, ये फीमोरल बोन है, अगर फीमोरल बोन इससे पीछे चला जाए, ये बोन है मतलब ये आर्टरी है, तो आर्टरी के नीचे ये बोन है, तो हम ये पाल्पेट कर सकते हैं। अगर ये बोन इससे डिसलोकेट हो जाए पोस्टीरियर की तरफ, तो फिर ये आर्टरी नीचे जाएगी, तो फिर हम वो पाल्पेशन नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसमें क्या वास्कुलर साइन, पाल्पेशन, पाल्पेशन, palpation of femoral artery, artery pulse will last is bony base of vessel loss। ठीक है।
तो इसको कहते हैं वास्कुलर साइन ऑफ नेरेथ। ये पॉजिटिव होता है किस चीज में? पोस्टीरियर डिसलोकेशन में, डिसलोकेशन। और ये दूसरा ये हो सकता है कंजेनिटल हिप डिसलोकेशन में भी, हिप डिसलोकेशन सब। वास्कुलर साइन ऑफ नेरेथ इज नथिंग बट, अगर हम फीमोरल आर्टरी की पल्पेशन नहीं कर सकते तो ये वास्कुलर साइन ऑफ नेरेथ पॉजिटिव है, ये पोस्टीरियर डिसलोकेशन में होता है। इसके बाद फीमोरल की जो फ्रैक्चर होता है वो मोस्ट कॉमनली इसकी नेक में, ये फीमोरल हेड है फिर इसके बाद नेक है, तो नेक में हमारे पास फ्रैक्चर होती है। तो फीमोरल नेक फ्रैक्चर, फीमोरल नेक फ्रैक्चर। अब फीमोरल नेक फ्रैक्चर हमारे पास लेट्स सपोज ही अब या तो जस्ट बीनीथ द फीमोरल हेड, या मिड ऑफ द नेक, या बेस ऑफ द नेक, तो तीन है। अगर जस्ट बीनीथ द फीमोरल हेड है तो इसको कहते हैं सब कैपिटल फ्रैक्चर, सब कैपिटल। अगर बीच में है तो फिर ट्रांस सर्वाइकल, ट्रांस सर्वाइकल। और बेस पे है तो बेसल, बेसल या बेसी सर्वाइकल। इसमें लिखिए सब कैपिटल जस्ट बीनीथ द फीमोरल हेड, जस्ट बीनीथ द फीमोरल हेड। दूसरा ये मिड ऑफ फीमोरल नेक, और बेस ऑफ फीमोरल नेक। जॉइंट में हमारे पास कैप्सूल होती है, तो ये दोनों जो है इंट्रा कैप्सूलर है और ये एक्स्ट्रा कैप्सूलर है, तो ये इंट्रा कैप्सूलर है और ये एक्स्ट्रा कैप्सूलर है। अब पहले बात तो ये है कि जब भी नेक की फ्रैक्चर हो जाए तो फिर हम जब ज़्यादा एज हो तो फिर हम रिप्लेसमेंट करेंगे, और बोन रिप्लेसमेंट, हीम आर्थ्रोप्लास्टी या टोटल हिप बोन रिप्लेसमेंट, क्योंकि इसकी हीलिंग आसानी से नहीं होती, पुअर ब्लड सप्लाई है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है इसकी? कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन। अब एवास्कुलर नेक्रोसिस, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमर हेड, फीमर हेड। दूसरा डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और तीसरा हमारे पास क्या हो सकती है? नॉन यूनियन। नॉन यूनियन कैसे कहते हैं? अगर बोन की हीलिंग नहीं होती तो नॉन यूनियन। माल यूनियन अगर रॉन्ग पोजीशन में हो जाए और यूनियन सही पोजीशन में हो जाए, तो नॉन यूनियन। ये क्यों? ड्यू टू पुअर ब्लड सप्लाई। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह करेंगे? तो ट्रीटमेंट पारदेस, अगर इंटरनल फिक्सेशन करेंगे, इंटरनल फिक्सेशन, बट ओनली फॉर इफ द बोन इज नॉट डिस्प्लेस्ड इन यंग पेशेंट। कौन सी ये करेंगे? बोन की नॉट डिस्प्लेस्ड एंड यंग पेशेंट। अगर 65 से एज ज़्यादा है तो फिर हीमी आर्थ्रोप्लास्टी, हीमी का मतलब है हाफ, सिर्फ फीमोरल हेड को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, हीमी आर्थ्रोप्लास्टी, सिर्फ फीमोरल हेड को रिप्लेस करेंगे, या टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल
हिप रिप्लेसमेंट। तो ये तरीका है इसकी। फीमोरल की जो नेक है तो इसकी ज़्यादातर हीलिंग नहीं होती, तो फिर रिप्लेसमेंट कराया जा सकता है उसके लिए। इसके बाद हमारे पास है पेटिला। पेटिला फ्रैक्चर, पेटिलर फ्रैक्चर। अब पेटिला क्या है, तो एक तो ये याद रखें सिजामाइड बोन ऑफ द ये सिजामाइड बोन है, सिजामाइड बोन एम्बेडेड इन क्वाड्रिसेप टेंडन। जब भी बोन टेंडन में के अंदर प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं सिजामाइड बोन। तो पेटिला भी सिजामाइड बोन है जो प्रेजेंट है किस चीज के अंदर, क्वाड्रिसेप टेंडन में। तो पेटिलर फ्रैक्चर हमारे पास अगर सिंपल नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, नॉन डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो फिर हम क्या करेंगे इसके लिए, फिर हम कास्ट वो एक्सटर्नल रिजिड सपोर्ट, तो उसके थ्रू वो हील होगी। तो सिलेंड्रिकल या ट्यूबुलर, सिलेंड्रिकल या ट्यूब कास्ट, कास्ट इज एक्सटर्नल रिजिड सपोर्ट। और अगर ये टू पार्ट फ्रैक्चर है, टू पार्ट में ये डिवाइड है, टू पार्ट, तो फिर इसके लिए क्या कराता है, टेंशन बैंड वायरिंग, टेंशन बैंड वायरिंग। एक तो ये क्वाड्रिसेप मसल को भी कम पुल कर देती है कंप्रेस, और टेंशन बैंड वायरिंग की वजह से, टेंशन बैंड वायरिंग ये आल्सो कराया जा सकता है टू पार्ट्स ऑफ ओलिक्रेनोन, टू पार्ट्स ऑफ ओलिक्रेनोन, ओलिक्रेनोन इज द पार्ट ऑफ अल्नर बॉल। तो इन दोनों के लिए टेंशन बैंड वायरिंग से ये ट्रीट होते हैं। अब इम्पोर्टेंट जो है तो वो क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी ऑफ क्रूशिएट लिगामेंट। क्रूशिएट लिगामेंट क्या है, अब ये टीबिया है, ये फीमर है, तो न तो टीबिया आगे की तरफ जाता है न फीमर वापस की तरफ। लेट सपोज ये क्या है, ये फीमर है और ये हमारे पास टीबिया है, ठीक है। तो अब ये न टीबिया आगे की तरफ जाता है न फीमर पीछे की तरफ, तो किसी ने तो क्रॉस, क्रूशिएट का मतलब है क्रॉस लेगामेंट है इन दोनों के। एक लेगामेंट टीबिया के इंटीरियर से स्टार्ट है और पोस्टीरियर की तरफ, और दूसरा इस तरह। तो अब ये इन दोनों की वजह से इस तरह अपनी जगह पे है। अगर ये ना होते तो या तो ये आगे की तरफ जाएगी या टीबिया पीछे की तरफ। तो अब हम इंटीरियर और पोस्टीरियर की जो नाम हम देते हैं वो टीबिया की नाम से। अब ये इंटीरियर की टीबियल पार्ट है, तो इंटीरियर की जो टीबिया है, टीबिया की जो इंटीरियर की तरफ निकला है, तो इसको हम कहते हैं इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, क्रूशिएट लिगामेंट। और दूसरा ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, क्रूशिएट लिगामेंट। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अटैच टू, आप टीबिया को देखें, टीबिया की अगर पोस्टीरियर साइड से निकला है और तो फिर अपोजिट ऑफ द फीमर होगी। अगर इसकी पोस्टीरियर साइड से है तो फीमर की इंटीरियर, इसकी इंटीरियर साइड से है तो उसकी पोस्टीरियर, ये क्रॉस है तो पोस्टीरियर। अब देखो,
अगर हम इस लिगामेंट में इंजरी करें, इंटीरियर क्रूशिएट मैंने इंजर्ड किया, तो अब ये किसने, ये तो पीछे की तरफ कौन खींचता है, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, तो फिर ये बोन इस तरफ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसमें इंजरी करूं तो फिर ये तो नहीं, इस तरह वापस की तरफ जाएगी। तो इनके लिए जो टेस्ट कराया जाता है तो वो है लचमान टेस्ट, यूट्यूब पे देख सकते हैं, और इंटीरियर ड्रावर टेस्ट और पोस्टीरियर ड्रावर टेस्ट। ये सिंपल है, ये दोनों इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के लिए और ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के लिए। देखो सिंपली पेशेंट अगर इस तरह प्लेक्स किया, इस तरह प्लेक्स है, आप इस तरह इसको जोर कर दे, इस तरह अगर वो मतलब मूवमेंट इसमें होती है तो अगर ये नॉर्मल है तो फिर मूवमेंट नहीं होगी, अगर इसमें मूवमेंट होती है तो इसका मतलब है ये लिगामेंट इंजर्ड है, रप्चर है, सिंपल। तो ये टेस्ट इनके लिए कराया जाता है। और इसकी ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे, तो ट्रीटमेंट इज रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरा, अच्छा, तो इंटीरियर क्रूशिएट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ये जॉइंट को स्टेबल बना देते हैं। अच्छा, एक मतलब इतना ज़्यादा वेट है बॉडी की इस जॉइंट पे, लेकिन फिर भी इसमें फ्रिक्शन या पेन नहीं होती, किस चीज़ की वजह से, देयर इज समथिंग दैट, जो इसकी वजह से पेन नहीं होती, शॉक एब्जॉर्बर है। तो शॉक एब्जॉर्बर कौन सी है, मेनिस्काई। तो देयर आर 2 मेनिस्काई इन ईच नी। तो मेनिस्कल इंजरी, दूसरा हमारे पास है मेनिस्कल इंजरी, मेनिस्कल इंजरी। पहले तो ये याद रखें कि हमारे पास ईच नी हैज़ 2 मेनिस्काई। अब एक हमारे पास मीडियल मेनिस्काई, मीडियल मेनिस्कस, और दूसरा लेटरल मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कल सी शेप है, लेटरल मेनिस्कस हमारे पास ओ शेप है। इस मेनिस्कस का काम क्या है, इसकी फंक्शन क्या है, फंक्शन शॉक एब्जॉर्प्शन, दूसरा जॉइंट स्टेबिलिटी, तीसरा ट्रांसमिशन, लोड ट्रांसमिशन, और फोर्थ नंबर क्या है, लुब्रिकेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन अगर आन के बंद कर दे फिर भी पोजीशन आप मालूम कर सकते हैं, तो वो है प्रोप्रियोसेप्शन। तो ये काम किस चीज़ के है, मेनिस्काई की। अगर इसमें इंजरी हो जाए तो फिर क्या होगी, सडन लॉक ऑफ नी, सडन लॉक ऑफ नी। इसकी जो मोस्ट कॉमन टियर है, मोस्ट कॉमन टियर इज वर्टिकल टियर, इसकी बकेट हैंडल टियर भी हो सकते हैं, बकेट हैंडल में हमारे पास टियरिंग होती है, इंजरी होती है, लेकिन उसकी जो इंटीरियर सेंट्रल फ्रेगमेंट है वो जॉइंट के अंदर चला जाता है, तो बकल हैंडल टियर मोस्ट कॉमन ये है। अब हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसके लिए पहले नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, नॉन ऑपरेटिव
इसमें पेन है तो पेन के लिए तो इंसेट दे दे, इंसेट। और इसके साथ फिजियोथेरापी, फिजियोथेरापी। इसके बाद ऑपरेटिव ट्रीटमेंट क्या है? ऑपरेटिव मेनिस्कल, रिपेयर ऑफ मेनिस्काई। ठीक है, तो मेनिस्काई का काम क्या है? शॉक एब्जॉर्प्शन। इसकी इंजरी हो जाए तो फिर सडन लॉक ऑफ नी, और इसके लिए हम जो ट्रीटमेंट करते हैं तो फिजियोथेरापी अगर माइल्ड है, और सर्जरी रिक्वायर्ड है तो रिपेयर ऑफ मेनिस्काई। अच्छा, अगर एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी है, क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट की इंजरी है, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट इंजरी, और मीडियल मेनिस्कस की इंजरी है, मीडियल मेनिस्कस इंजरी। तो इन तीनों को कंबाइनली कहते हैं टेरेबल ट्रायड ऑफ नी। तो ये क्या है? टेरेबल ट्रायड ऑफ नी। इसके बाद पीठ है हमारे पास। देखो, लेट सपोज ये टीबिया बोन है, इसके साथ साथ अल्नर बोन है, अल्नर बोन इस पर सपोर्ट। इसके बाद ये जो हील बनाता है, हील, तो लेट सपोज हम सिर्फ टीबिया को ड्रा कर लेते हैं, ये टीबिया है। और इसके बाद ये है टेलस, और इसके साथ साथ है क्यूबॉइड, ये है नेविकुलर, फिर नेविकुलर, ये इस तरह है। ठीक है, और इसके बाद फिर मीटाटार्सल, फिर पेलेंजस है। ये जो हील बनाता है तो इस बोन का नाम क्या है? हील, कैल्किनियस, कैल्किनियस। कैल्किनियस में कुछ पॉइंट याद रखे। मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर टार्सल, ये टार्सल है, 7 टार्सल होते हैं, 5 मीटर टार्सल। तो एक कैल्किनियस है, टेलस है, फिर नेविकुलर है, और क्यूबाइड है, और फिर 3 क्यूनिपाम बोन है। तो कैल्किनियस में लिख ले मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर। एक बात, अचलीस टेंडन इसमें अटैच होती है, और तीसरी बात कैल्किनियस की जो है वो ही फॉर्म हील, फॉर्म हील ऑफ फुट। ठीक है, कैल्किनियस में फ्रैक्चर जो होते हैं, तो अगर इसकी पोस्टीरियर टिब्रासिटी की फ्रैक्चर हो जाए, इसको कहते हैं टंग टाइप फ्रैक्चर, टंग टाइप फ्रैक्चर। Tongue tie fracture is the posterior tuberosity of calcaneus. Fracture of posterior tuberosity of calcaneus. ठीक, टेलस बोन, अब ये कैल्किनियस है और टीबिया है, तो इनके बीच में टेलस बोन है। तो टेलस बोन इज सेकंड मोस्ट कॉमन टार्सल टू बी फ्रैक्चर,
ये ट्रांसमिट कर देता है बॉडी वेट टू द पुट। तो ये क्या है, इसमें तो लिख लेके ये टेलस बोन है। ट्रांसमिट बॉडी वेट टू पुट इसकी हमारे पास 3 टाइप की फ्रैक्चर हो सकते हैं टेलस की। तो टेलस की या तो इसकी नेक की फ्रैक्चर होगी, इसकी नेक की फ्रैक्चर। दूसरा लेटरल प्रोसेस ऑफ टेलस फ्रैक्चर, लेटरल प्रोसेस और पोस्टीरियर प्रोसेस। नेक की फ्रैक्चर हो जाए तो इसको कहते हैं एविएटर फ्रैक्चर, एविएटर फ्रैक्चर। अगर लेटरल प्रोसेस की फ्रैक्चर हो जाए तो इसको कहते हैं स्नो बॉर्डर फ्रैक्चर। और अगर इसकी पोस्टीरियर प्रोसेस, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है, लेटरल साइड जो तम की तरफ है, और इसकी अगर पोस्टीरियर साइड प्रोसेस की फ्रैक्चर हो जाए तो इसको क्या कहते हैं, शेपर्ड फ्रैक्चर, शेपर्ड फ्रैक्चर। अच्छा, तो फिर हमारे पास जो बाकी है तो इसकी फ्रैक्चर तो अनकॉमन है। ये हमारे पास क्या है, क्यूबाइड है, क्यूबाइड। और ये टेलस है, क्यूबाइड है, और ये क्यूनिपाम बोन है। ये हमारे पास क्यूनिपाम है, लेटरल क्यूनिपाम, मिडल क्यूनिपाम, और ये मिडल क्यूनिपाम और मीडियल क्यूनिपाम। और ये जो है ये निविकुलर बोन है, निविकुलर। अच्छा, कभी कभार हमारे पास फिफ्थ मेटाटार्सल की बेस पे फ्रैक्चर होती है। अगर एट द बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल पे फ्रैक्चर हो जाए इसको क्या कहते हैं, जोन्स फ्रैक्चर, जोन्स फ्रैक्चर एट द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल, एट द बेस ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल। मार्च फ्रैक्चर कैसे कहते हैं, मार्च फ्रैक्चर। तो स्ट्रेस फ्रैक्चर एट द शाफ्ट, अगर शाफ्ट में फ्रैक्चर हो जाए तो इसको कहते हैं मार्च फ्रैक्चर, इस तरह नाम है। स्ट्रेस फ्रैक्चर एट द शाफ्ट ऑफ मेटाटार्सल, शाफ्ट ऑफ मेटाटार्सल। ठीक, ये मोस्ट कॉमनली जो मार्च फ्रैक्चर है तो ये सेकंड एंड थर्ड मेटाटार्सल में होता है, सेकंड एंड थर्ड मेटाटार्सल में होता है। अगर डिस्टल फेलिंग्स की फ्रैक्चर हो जाए, सो द फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल फेलिंग्स इज नोन एज टफ्ट फ्रैक्चर। इसको क्या कहते हैं, टफ्ट फ्रैक्चर, फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल फेलिंग्स, और ये मोस्टली ग्रेट टो की होती है, मोस्टली ग्रेट टो। अच्छा, कभी कभार मीटाटार्सल और टार्सल की जॉइंट के फ्रैक्चर होते हैं, और कभी कभार इंटरटार्सल की इंजरी। तो अगर मीटाटार्सल, एक होता है हमारे पास लेस्प्रांक इंजरी, लेस्प्रांक इंजरी इज द इंजरी ऑफ टार्सो मीटाटार्सल इंजरी। इसको सिंपली टार्सो मीटाटार्सल इंजरी, टार्सो मीटाटार्सल इंजरी। सिंपली अगर ये टार्सल है और ये मीटाटार्सल है, इनके बीच में इंजरी हो जाए तो इसका नाम क्या है, लेस्प्रांक इंजरी। अच्छा, दूसरे है चोपार्ट इंजरी, चोपार्ट
injury. Chopart injury is the injury between injury in the टार्सल और टार्सल के बीच में अगर इंजरी हो तो इसको चौपाट इंजरी कहते हैं. इंटर टार्सल इंजरी, इंटर टार्सल इंजरी. ठीक है. एक हमारे पास है, लेट्स ये पेल्विक है, पेल्विक बोन है. तो ये पेल्विक बोन एक दूसरे के साथ इस तरह अटैच है. ठीक है. अगर कोई ऐसे फ्रैक्चर हो जो ये दोनों डिटैच हो जाए, ये पेल्विक है, इस तरह फ्रैक्चर, तो इसको कहते हैं ओपन बुक फ्रैक्चर. ओपन बुक नजर आते हैं तो इसको ओपन बुक फ्रैक्चर कहते हैं. ओपन बुक फ्रैक्चर. ठीक है. तो ये था बस.